तो जो लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मैग्नेटिज्म। ठीक, देखो मैग्नेटिज्म चैप्टर को बेसिकली हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में भी इसमें क्या किया है, 3 कैटेगरी में दिया गया है। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर चार्ज के ऊपर, करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, और क्यों इफेक्ट आता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। दूसरी बात, अगला जो इसका सेक्शन है वो ये है सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं या जिनसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसा कि आपने सॉलिड स्टेट में भी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये सब सब्सटेंस होते हैं, लेकिन वहां पे आपने बस उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है। उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो उनके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सब सारी चीजें हम हिस्टैरिसीस लूप, ये सब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज करना चाहिए, ठीक है, ये सब सारी चीजें जो होंगी वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये 3 टॉपिक में इस चैप्टर को हम, मतलब कि इस पूरे मैग्नेटिज्म को हमने डिवाइड किया है, या तो इन 3 को अलग अलग चैप्टर्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो हमारा अभी जो पूरा बेसिक फोकस होगा वो इस पे होगा कि इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आखिर में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। ठीक है, देखो जब हायर लेवल पे आप जाते हो, ठीक है, या फिर आगे भी चल के जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करेंगे, तो वहां पे आपको कुछ आइडिया मैं देने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आप ये देखो अभी के लेवल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन हायर लेवल में जब आप जाके पढ़ोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बताया जाएगा कि वो एक ही होती हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग है, मतलब स्टडी करने का तरीका अलग है। ठीक है वो एक ही चीज। ठीक, तो अभी इस चीज को थोड़ी देर के लिए, थोड़े मतलब कुछ टाइम के लिए इस डाउट को अपने अंदर रखो। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जाएंगे तो आपका ये चीज हम एग्जाम्पल देके इस चीज को क्लियर भी करेंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है। ठीक है, तो देखो, लेकिन आपके स्टूडेंट लेवल पे, ठीक है, मतलब कि 12th लेवल पे अभी आप इनको डिफरेंट मानोगे, डिफरेंट इनके फॉर्मूलेज भी रहे, फॉर्मूला भी रहेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टी भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था बाय चार्ज आइदर एट रेस्ट और इन मोशन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, वो चाहे रुका हुआ है चाहे वो मूव कर रहा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये जो चीज है, ये सेकंड पॉइंट दोनों के। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, उसके अलावा एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे डेवलप होता है, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड और कैसे प्रोड्यूस होता है, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बताना था, तो इसलिए हमने अभी इसको लिखवा दिया। ठीक, तो एक तो देखो, अगर इस चैप्टर की मतलब हम पूरे 12th की बात करें तो पूरे 12th को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो पूरे 12th को अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपने बेसिकली चार्ज के बारे में, रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्ज एट रेस्ट के बारे में। उसके बाद फिर चार्ज जब मोशन में है, देखो अभी यहां पे चार्ज स्टैटिक है, अब चार्ज जब मोशन में है तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो जब चार्ज मोशन में आएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। ठीक है,
तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा ये चीज है कि जब चार्ज रेस्ट में मतलब कि चार्ज मोशन में आया तो करंट प्रोड्यूस करेगा, और साथ में उसके साथ वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब चार्ज मोशन में आता है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, ठीक है, मतलब ये जब एक्सेलरेशन का हम इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे करंट में हम मान रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड था। अभी मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में भी हम जब देखेंगे तो स्पीड जो रहेगी वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। ठीक, उसके अलावा जब वो एक्सेलरेट करेंगे चार्ज पार्टिकल्स, तो जब चार्ज पार्टिकल बच्चों एक्सेलरेट करते हैं तो उस समय वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लिंक करते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर रहते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स के लिए, ठीक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंडीशन है। उसके बाद फिर आप उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को के बारे में पढ़ोगे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है। ठीक, फिर उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स शुरू होता है, जिसमें आप ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनका इंटरेक्शन देखते हो चार्ज के साथ। तो बेसिकली पूरा ये जो 12th है वो है किसके बारे में, चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। पहले आप चार्जेस के बारे में पढ़े, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ोगे, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, तो ये बेसिक चीजें होने वाली हैं। अभी के लिए हम बात आते हैं कि देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड आखिर में क्या है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब चार्ज मोशन में आते हैं तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कि पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, तो यहां पे आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, वो किस रूल से उनका डायरेक्शन गवर्न होता है ये हम पढ़ेंगे अभी जब सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे। ठीक है, अभी अपने को इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है। तो अभी के लिए बस इतना लिखो कि मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस गवर्न्ड बाय चार्जेस सराउंडिंग द पॉइंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, ये भी एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि इस पॉइंट पे अगर मान लो कि ये कोई स्पेस का पॉइंट P है और मैं पूछूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये बताइए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे आसपास, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आसपास जो है वो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसा चार्ज होगा उसी हिसाब से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी स्पेस के किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है जो कि आसपास के चार्जेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो चार्ज के मोशन पे भी, मतलब चार्ज पे डिपेंड करती है तो चार्ज के मोशन पे। ठीक, तो जैसे ये जो थे ये रेस्ट में रहे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर मान लो ये चारों चार्जेस रेस्ट में है तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। और ये चारों चार्ज अगर मोशन में आ जाएंगे तब जाके P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। ये जो पॉइंट अभी हमने लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट इन स्पेस गवर्न्ड बाय चार्जेस सराउंडिंग द पॉइंट। क्लियर बात? ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट देखा गया। तो देखो, हुआ क्या कि जब एक करंट कैरिंग वायर के पास एक हमने चार्ज को रखा, ठीक है, तो बताओ ये करंट कैरिंग वायर जो है ये इस पॉइंट पे, जैसे अभी चार्ज की बात नहीं करते हैं, इस पॉइंट पे बात करें तो ये जो करंट कैरिंग वायर है इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए इसका कितना देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0 के बराबर। क्यों 0 हुआ, बहुत बच्चों को ये डाउट होगा तो कि भाई आपने अभी बोला कि मूविंग चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में,
फिर भी यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है? तो बच्चा ये जो करंट कैरिंग वायर है ये तो कंडक्टर होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर मात्र इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने आप में न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल? क्योंकि जितना इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं बाहर। तो इस वजह से एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? जीरो। क्लियर बात? तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब यहां पे चार्ज को अगर रेस्ट में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? जीरो। ठीक। अच्छा, इसका मतलब अगर ये चार्ज मूव करे चाहे फिर ये रेस्ट में रहे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकता। ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब अब देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट में पाया गया। ठीक, तो ये बात अपने आप में बैठा लेना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। इसका मतलब अगर कोई इसके ऊपर फोर्स लगता है तो वो कोई दूसरा ही एजेंट होगा जो फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर? तो यहां पे ये पाया गया कि भाई अगर ये रेस्ट में था तो फिर मतलब यहां पे कोई पार्टिकल P है, कोई पार्टिकल P है, उसके ऊपर चार्ज जीरो तो फोर्स जीरो। ठीक है, फिर उसके ऊपर देखा गया कि अगर उसके ऊपर मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी जीरो तो भी देखा गया कि फोर्स जीरो। ठीक है, और ये पाया गया कि अगर इस पार्टिकल को हम इधर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको इधर की तरफ वेलोसिटी v दे दिया गया। ठीक है, तो ये पाया गया कि ये पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ बेंड कर गया। ठीक है, और ये पार्टिकल इधर की तरफ बेंड कर रहा है, इसका मतलब जरूर इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगा है। ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगा तभी तो ये इधर की तरफ बेंड किया। क्लियर है बात? तो यहां पे ये समझ में आया कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहां हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के कारण जीरो है, लेकिन फिर भी ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा है यहाँ पे, इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ और फोर्स है। ठीक है, तो ये बच्चा ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पे आसपास स्पेस में प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जब ये चार्ज पार्टिकल मूव किया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हुआ। अब हम उसी फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे इसको इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए होंगे कि जब वायर के पैरेलल किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका गया तो फिर वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, इसका मतलब अगर वो डिफ्लेक्ट किया है तो किसकी वजह से किया होगा? किसी और फोर्स की वजह से। उस फोर्स का नाम हम देने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो लिखिए इफ अ चार्ज, पहले ये डायग्राम बना लो कि जैसे मान लो इस रीजन में ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अभी जो समझाया उसी को लिखवाने जा रहा हूं। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल Q को रख दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे B से। कैपिटल B जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होगा। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो उसके अंदर चार्ज को हमने रख दिया। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया उसको लिखिए। इफ अ चार्ज पार्टिकल Q, if a charge particle Q is present in the region having magnetic field, then the force on charge is observed to be zero if पहला लिखेगा Q इक्वल टू जीरो, दूसरा V इक्वल टू जीरो, और तीसरा V इज पैरेलल टू B। ठीक है, V इज पैरेलल टू B। ठीक, लिखो ये 3 पॉइंट लिखने के बाद, ठीक है 1 2 3, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद लिखिए
hence we can say that a charged particle must have a component of velocity perpendicular to magnetic field to experience a non-zero magnetic force in the magnetic field। ठीक, इसका मतलब कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स तभी लगेगा। देखो, अगर वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज ही नहीं है तब तो कोई फोर्स की बात ही नहीं होगी। ठीक, दूसरी बात कि उस चार्ज पार्टिकल अगर है भी तो अगर वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तीसरी बात, अगर हमने ये देखा कि अगर उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब कि अगर फोर्स लगना है तो क्या होना चाहिए, इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ कंपोनेंट वेलोसिटी का एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, इस केस में हम बात करें तो अगर इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी है इस चार्ज पार्टिकल के पास, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो गया तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस चार्ज के पार्टिकल के पास इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी v है तो क्या होगा कि इसका एक कंपोनेंट थीटा जो है, तो देखो एक हो जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। ठीक, तो v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये पैरेलल आ गया, और v sin थीटा की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा सा अगर वेक्टर आपको पता होगा तो आपको ये पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो सेम डायरेक्शन वाली चीजों को मल्टीप्लाई करने से होता है, और उसके अलावा जो परपेंडिकुलर वाले, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है और दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0। इसका मतलब ये कि देखो a क्रॉस b अगर लिखा जाए तो a क्रॉस b को आप लिखोगे मॉड a मॉड b साइन थीटा, इसका जो मैग्नीट्यूड है a क्रॉस b का। ठीक है, इसका मतलब कि अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a b साइन थीटा है तो आप सोचो अगर a और b आपस में पैरेलल हो गए तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया। ठीक, तो जैसे ये तो समझ में आया कि ये जो फोर्स है, तो देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये हमने पाया चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन कौन सी वेलोसिटी पे, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी पे, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ये तीन फैक्टर पे ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रहा था। लेकिन ये थी कि वेलोसिटी जो थी वो मात्र परपेंडिकुलर वाली लेनी है। ठीक है, इसका मतलब अगर इन तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आपको मात्र वो कंपोनेंट लेना है जो कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फोर्स के। इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, Q V क्रॉस B। V क्रॉस B लेने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि यहां पे ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये मात्र वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही लेगा। ठीक है, पैरेलल वाले कंपोनेंट का कोई इफेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे नहीं आएगा। पैरेलल कंपोनेंट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो 0 होता है। ठीक है, तो वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो 0 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से मात्र पैरेलल वाला परपेंडिकुलर वाला मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है बात। तो जैसे इस वाले केस में हमने क्या किया कि इस वाले केस में अगर आप देखोगे कि अगर इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी इधर होती तो ये कंपोनेंट आता v cos थीटा और ये कंपोनेंट आता v sin थीटा। ठीक है, तो अगर आपको v क्रॉस b निकालना होता तो v क्रॉस b की वैल्यू कितनी लिखते,
तो v क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है, देखो v cos थीटा का b के साथ 0, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई b, यही आता। ठीक है, तो पैरेलल वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो कोई फोर्स नहीं कॉज करेंगे चार्ज के ऊपर। ठीक है, जो वेलोसिटी का पैरेलल वाला कंपोनेंट है। क्लियर है बात? तो इन सब चीजों से जो अभी आपने लिखा, हेंस वी कैन से दैट अ चार्ज पार्टिकल मस्ट हैव अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड टू एक्सपीरियंस अ नॉन जीरो मैग्नेटिक फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन, कि अगर वेलोसिटी जीरो था तो फोर्स जीरो, चार्ज जीरो है तो फोर्स जीरो हो गया, और साथ में अगर पैरेलल हैं तो भी फोर्स जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है तो भी फोर्स जीरो। तो इसका मतलब कि फोर्स जो होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, उसको हमने कैसे लिखा, क्यू वी क्रॉस बी। अब इसमें क्या है देखो, चार्ज जीरो तो भी फोर्स जीरो, वेलोसिटी जीरो तो भी फोर्स जीरो। ठीक है, और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो गए तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, इसको नोट करिए। तो यहां पे ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, और ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी निकालते हैं। ठीक है, देखो, तो जैसे F इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसको साइन थीटा लिख सकते हैं अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, Q मॉड V इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा। ठीक, तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो B की वैल्यू हो गई F डिवाइडेड बाई Q मॉड V इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि चार्ज को हम 1 कूलम रख दें, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड रख दें, और थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, और 90 डिग्री पे वो चल रहा है, और चार्ज उसका 1 कूलम है, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे इस इक्वेशन के लिखने के बाद, ठीक है, इफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देन ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये बराबर हो जाएगा किसके, एफ के। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, देखो इस टाइप के डेफिनेशन को बहुत जगह यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना था, तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया था P क्रॉस E, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी को लिखा था ना, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E के बराबर, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो आपको अगर डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने को आ गया तो आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या उसको लिख दोगे डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डी, ऐसे लिख दोगे बच्चा, आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, जो बोर्ड के लिए एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो यहां से है कि टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा है, तो यहां पे आप क्या करोगे, P को लिखोगे, डाइपोल मोमेंट जो है वो टॉर्क डिवाइडेड बाई E साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे आप बोलोगे कि अगर हम डाइपोल को क्या करते हैं, एक 1 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं नॉर्मली, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1, तो अगर डाइपोल को 1 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए 90 डिग्री पे, तो उस समय जो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है, अगर ये दोनों 1 1 हो गए तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क के बराबर। तो उस समय जो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा वो बराबर होगा डाइपोल मोमेंट के।
ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले इस टाइप के बनते हैं जिससे हम ये चीज बना मतलब कि डेफिनेशन को डिराइव करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन में ये जो इक्वेशन अपने को मिला, Q की वैल्यू 1 कर दें, V की वैल्यू 1 कर दें और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं कि उस समय जितना फोर्स लग रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में भी एक दो जगह और है जहां पे हम इसी तरीके से डिफिनीशन डिराइव करेंगे। ठीक है। तो इतना लिखने के बाद लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, force experienced by 1 coulomb of positive charge moving with velocity 1 meter per second, moving with velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, अब इसके बाद इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं। तो देखो, यूनिट ऑफ बी पे आते हैं। तो यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड मतलब, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे आया तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले पे आते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम और यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। यही होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। ठीक। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखो न्यूटन, ये जो मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा कूलम सेकेंड इंटू मीटर। कूलम पर सेकेंड को क्या एम्पियर बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगा न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है। एक बार क्वेश्चन यही आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अभी हम 3-4 यूनिट सीखेंगे। एक तो ये यूनिट हो गया, एक किसी चीज को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया तो ये यूनिट हो गया। ठीक है। उसके अलावा ये जो होता है ना, मतलब ये जो यूनिट आई है इसको हम 1 न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड को हम बोलते हैं 1 टेस्ला। ठीक है। ये इसका टेस्ला जो है ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 1 टेस्ला के बराबर। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद 1 टेस्ला जो होता है, इसको याद रखना, ये होता है 10⁴ गॉस के बराबर। ठीक है। 10⁴ गॉस के बराबर 1 टेस्ला होता है। उसके अलावा एक और चीज, जैसे कि हमने देखा था कि गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E डॉट ds। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो उसी तरीके से यहां पे भी मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट, ये कितना होता है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B डॉट ds, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है। तो ये होगा B डॉट ds और इसको हम बोलते हैं वेबर। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट कितनी है, वेबर, WB इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक। तो वेबर हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसका मतलब इसको आखिर में मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक और यूनिट यहां से हम निकाली जा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेबर के बराबर था, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को क्या लिख दिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो ये इतनी यूनिट आपको पता होनी चाहिए इसका। उसके बाद आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख डालो, तो मेरे लिखने से पहले डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए तो इसका फॉर्मूला होगा क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यही आया था ना। और उसके अलावा साइन थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू तो मतलब कि वो तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो बेसिकली ये चीज है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला at, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1। क्लियर है? तो टाइम से टाइम चला गया, l से l चला गया, ये बचेगा कितना, a माइनस 1 m, और यहाँ पे t माइनस 2, a माइनस 1 m t माइनस 2, ठीक है। तो अगर इसको और अच्छे से लिखोगे तो m l0 a माइनस 1 t माइनस 2, मतलब l के पावर क्या है, 0 है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने लिख लिया। क्लियर बात? अब यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले का यूज करने आना चाहिए। देखो ये जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है ना, ये पूरे चैप्टर में आपको जो मेजर फॉर्मूले है, मतलब बेसिक फॉर्मूले, वो क्या क्या मिलेंगे आपको। देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एक ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। फिर मिलेगा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, जो कि बराबर होगा आई एल क्रॉस बी के। यहां पे भी देखो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। फिर जब सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे जाएंगे, अच्छा एक चीज और, टॉर्क का फॉर्मूला आएगा म्यू क्रॉस बी, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। फिर उसके बाद जब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे जाएंगे तो ये आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो आप देख रहे हो कि ये बेसिकली पूरा मैग्नेटिज्म इन चार फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। और इन चारों फॉर्मूलों में क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो करना क्या है अपने को कि क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, एक तो सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट मेथड होता है, अभी आप पता नहीं डिटर्मिनेंट पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन 11th में बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया गया था, ठीक है। अगर नहीं भी सीखे हो तो भी हम एक बार को बता देते हैं कि कैसे इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो एक तो यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट अपने को अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात ये कि अधिकतर हम ऐसे वेक्टर्स के साथ डील करेंगे, ऐसे केसेस के साथ डील करेंगे जिसमें दो ऐसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा जो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कि देखो दो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि ये चीज, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब पता है कि इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आना है, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। आपको पता है ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो अपने आप चीजें 3 डायमेंशन में चली गई। तो 3 डायमेंशन में अगर चीजें चली गई तो यहां पे आपको अच्छे से कॉपी पेन से आपको क्या करना, 3 डायमेंशन फिगर तो बन नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे हम क्रॉस प्रोडक्ट को एटलीस्ट जो परपेंडिकुलर वाले केसेस हैं उनके केस में क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली हम सॉल्व कर सकें, ठीक है, वो चीज सीखा जाएगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग विथ वेलोसिटी प्लस क्यू चार्ज है और वेलोसिटी वेक्टर है बच्चों वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप is moving with velocity v naught I cap plus v naught j cap in presence of magnetic field, B is equal to b naught I cap minus b naught k cap, ठीक है। Then find net force acting on particle, then find net force
एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दे दिया गया है और नेट फोर्स पूछा जा रहा है पार्टिकल के ऊपर कितना होगा। आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, F इज टू क्यू वी क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट बताया गया था, जरा उसको यूज करिए। डिटर्मिनेंट मेथड से मैं प्रेफर करूंगा कि आप डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स को लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले V क्रॉस B पता कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो V क्रॉस B, और फिर उसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, उस पर सबसे पहले आई कैप, जे कैप और के कैप रख देते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक, अच्छा अब इसके बाद पहला वेक्टर जो होता है उसको लिखा जाता है, इसका मतलब वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप। तो ये हो गया वी नॉट और प्लस है तो ये भी वी नॉट, और के कैप में कुछ भी नहीं इसलिए जीरो। ठीक, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं, तो देखिए आई के नीचे बी नॉट लिखना है, जे वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में जीरो है तो इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा, और फिर उसके बाद के वाला कंपोनेंट माइनस बी नॉट है तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया माइनस बी नॉट। इस चीज का ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं बस कोफिशिएंट्स लिख देते हैं, आगे माइनस साइन को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब अपने को इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए सबसे पहले आई कैप को लिया तो आई कैप के रोज और कॉलम को हटा देते हैं, वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी नॉट माइनस जीरो इंटू जीरो, मतलब मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप को पहले लिख दिया, फिर ये हो गया वी नॉट इंटू माइनस बी नॉट, ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बी नॉट। ठीक है, माइनस जीरो, ये आई कैप का कंप्लीट हो गया। ठीक, अच्छा अब इसके बाद फिर आई कैप का कैलकुलेशन हमने कर लिया, अब आते हैं जे कैप पे। तो बच्चा पहला पॉजिटिव होता है तो दूसरा वाला नेगेटिव लेते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप, अब इसके रोज और कॉलम को हटा दो। ठीक है, तो रोज और कॉलम को हटा देते हैं तो बचा ये और ये दोनों, तो इसमें वी नॉट इंटू माइनस बी नॉट, फिर से वी नॉट इंटू माइनस बी नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बी नॉट माइनस बी नॉट इंटू जीरो, तो ये हो गया जीरो। फिर पहला प्लस, दूसरा नेगेटिव किया, तीसरा प्लस, प्लस के कैप, और ये हो जाएगा के कैप में देखिए वी नॉट इंटू जीरो, तो जीरो हो गया, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस इसको कर रहे हैं, तो वी नॉट इंटू जीरो जीरो माइनस वी नॉट बी नॉट। ठीक है, ये चीज आया। तो अब देखिए पूरा फोर्स सॉल्व कर, मतलब कि v क्रॉस b की वैल्यू कितनी आई, तो v क्रॉस b की वैल्यू आ गई, सब में देखो v नॉट है, तो v नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस v नॉट कॉमन ले लिया, और बचा अंदर क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स कितना होगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये था क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा क्यू वी नॉट बी नॉट, यहाँ पे माइनस का साइन, और ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मॉड वैल्यू बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो √3 हो जाएगा, इसका मतलब टोटल फोर्स जो हो गया, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, √3 टाइम्स क्यू वी नॉट बी नॉट के बराबर। समझ गया इस चीज को। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए, रिपीट अबव प्रॉब्लम, लिखिए रिपीट अबव प्रॉब्लम इफ v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप माइनस वी नॉट के कैप, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बी नॉट आई कैप माइनस बी नॉट जे कैप। ठीक है, इतना ही लेते हैं, और चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, प्लस क्यू नॉट ले लो। ठीक है, अब इस पे फोर्स निकाल लीजिएगा, बस करना कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए दोनों का। ठीक है, तो जब कभी भी आपको आई कैप जे कैप में चीजें दी रहे हैं तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि आपको क्या मिलता है, ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है जो कि परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो उनके लिए हम कैलकुलेशन इस टाइप का नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि एक आपको दिया गया, जिसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, वो है बी नॉट आई कैप। ठीक है, और वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की दे दी गई
वी नॉट जे कैप के बराबर। ठीक है, तो मतलब कि अगर इसको ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा आई कैप और ये जे कैप, वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में और वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में, वी नॉट। अब यहां पे अपने को क्रॉस प्रोडक्ट, मान लीजिए आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो ये तो पता है कि क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू, ध्यान से देखना, क्यू वी क्रॉस बी थी, तो इसका मतलब वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो गया 1, मतलब बचा क्या, क्यू वी इंटू बी के बराबर। क्लियर है, तो क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स हो गया, लेकिन ये जो फोर्स है उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कराई थी 11th में कि हमने क्या बताया था, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखते हैं फिंगर को और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में रखते हैं हथेली को। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो अंगूठा होता है ये आपको देता है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई थी बी नॉट आई कैप और वेलोसिटी वी नॉट जे कैप के बराबर। तो ध्यान से देखना, अपना फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था Q इंटू वी क्रॉस बी। तो जो पहले वेक्टर लिखा होता है उसको हम फर्स्ट वेक्टर बोलते हैं और बाद वाले को सेकंड वेक्टर। तो पहला वेक्टर की तरफ मैंने बताया फिंगर को रखेंगे, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हथेली को रखेंगे और फिर उसके बाद ये अंगूठा अपने को बताएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे कि पूछा जाए अगर इस केस में क्या आएगा, तो देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर को रख रहे हैं, तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर को रखा, ठीक, और अब इसके बाद सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में, तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर को रखते हुए सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली को रख दिया। ठीक है, इसका मतलब अंगूठा किधर गया, इनटू द प्लेन, मतलब कि नेगेटिव जेड एक्सिस में। ठीक, अब क्या होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं ये मैं बता रहा हूं। देखो इस क्रॉस प्रोडक्ट को जान गए तो उनको पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर को रखना है, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली को रखना है। तो वो करेंगे क्या कि पहले वेक्टर के डायरेक्शन में तो ऐसे रखा, फिर जब दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली को रखना होगा तो वो ऐसे नहीं बेंड करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे, चाहे ऐसे रख देंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसे करने के, इसके करने के बाद ऐसे जाना था। भाई पहले वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए ना, पहला वेलोसिटी तो इधर की तरफ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हथेली, तो अब आपका हुआ कि पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर है, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली है, तो ये अंगूठा जो होगा ये आपको बताएगा क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर है बात। तो बच्चे इसी रूल से हम पूरा मैग्नेटिज्म करने वाले हैं, जहां पे भी अपने को इस तरीके से परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। क्लियर है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर को रखा, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली, तो ऐसे मत कर देना, ऐसे कर दोगे तो आपने क्या किया, अर्थ का अनर्थ। इसका मतलब कि पहले वेक्टर का डायरेक्शन ही बदल दिया आपने। तो ध्यान देना, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में जब फिंगर को कर लेना तो इसको ऐसे रोटेट करके दूसरे वेक्टर की तरफ हथेली को करने की कोशिश करना। क्लियर है, ऐसा मत कर रहे हैं पहले वेक्टर को दिखा दिया और दूसरे वेक्टर की तरफ हथेली को करना था तो पहले वेक्टर को ही बदल दिया, ऐसे कुछ कर दिया, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर वाला स्टेप होगा उसमें आप देखोगे, मैच करोगे कि ठीक है पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर है कि नहीं है, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली है कि नहीं है, और फिर ये जो अंगूठा होगा एक्सटेंडेड राइट हैंड थंब, ये आपको देगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। क्लियर है बात। ठीक है, तो इस चीज को हम देखेंगे अभी। तो अभी एक क्वेश्चन, एक टेबल बनवाते हैं और उससे फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी अपने कॉपी पे कुछ डायरेक्शन बना लेना, जैसे इधर की तरफ ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। जैसे मेरा बोर्ड तो वर्टिकल है, आपकी कॉपी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, इसका मतलब आप अपनी कॉपी पे इस तरीके से बनाओगे तो आपका ईस्ट इधर आएगा, वेस्ट इधर आएगा, नॉर्थ सामने आएगा और साउथ आपके पीछे आएगा। क्लियर है बात। अभी तो बोर्ड है, ये चीज प्लेन जो है, आपकी कॉपी जो है वो जैसे मान लो कि वर्टिकल है, आपके सामने दिख रही है, लेकिन आप अपनी कॉपी को तो हॉरिजॉन्टल रखोगे ना, तो वर्टिकल आपके लिए किधर आएगा, ऊपर, लेकिन मेरे लिए वर्टिकल किधर होगा, ऐसे। ठीक, डाउनवर्ड आपके लिए किधर होगा, नीचे, लेकिन मेरे लिए डाउनवर्ड ऐसे होगा। क्लियर है बात। ठीक है, तब देखिए
अभी मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें आपको चार्ज का नेचर दूंगा। अच्छा एक चीज और, ये जो फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, इसमें ध्यान देना, ये जो फोर्स है वो क्यू वी क्रॉस बी। अभी जो एग्जाम्पल हमने किया था जिसमें वेलोसिटी था वी नॉट जे कैप और मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट आई कैप, ठीक है। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर था? देखिए वेलोसिटी है j कैप में, v क्रॉस फर्स्ट वेक्टर जो है वो j कैप में है, सेकंड वेक्टर i कैप में, ठीक है। इसका मतलब रिजल्टेंट किधर आया? नेगेटिव k कैप, ठीक है। तो माइनस k कैप में इनका v क्रॉस b की वैल्यू आ गई। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, चार्ज अगर पॉजिटिव रहा तो फिर फोर्स किधर लगा? माइनस के कैप में। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव रहेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके डायरेक्शन पलट जाएगा, किधर हो जाएगा? प्लस के कैप में। तो ये जो v क्रॉस b की वैल्यू निकालोगे आप, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर v क्रॉस b आया है उधर ही फोर्स रहेगा। और अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हो, v क्रॉस b निकालते हो और ये आया v क्रॉस b अगर मान लो k कैप में, और चार्ज अगर नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा? माइनस के कैप में। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर चार्ज नेगेटिव रहेगा तो जो भी v क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा उसको हम पलट लेंगे 180 डिग्री से। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक टेबल मैं बनवाता हूं, उस टेबल को आप फिल करिएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो टेबल में आपको हम ये ऐसा देंगे कि चार्ज दे देंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देंगे, ठीक, और फिर उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि उस टेबल को कंप्लीट करोगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और यहां पे चार्ज का नेचर है, ठीक है, ये वेलोसिटी दे दिया मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। देखो चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यहां पे आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन लिखोगे, ठीक है, ये चीज है। पहला लिखिए, पहला जो है पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ये वेलोसिटी है नॉर्थ में और मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट में, ठीक। अब आपको फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना है। कैसे निकालेंगे? देखिए एक बार खुद से ट्राई कर लो, जो भी बताया है फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है वो जा किधर रहा है? नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी, ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे रोटेट कर दिया, अंगूठा किधर गया? डाउनवर्ड, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे करोगे तो कैसे करोगे? नॉर्थ आपके लिए सामने है, ईस्ट आपके लिए इधर की तरफ है, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी है, मतलब आप अपने फिंगर को ऐसे रखोगे, और फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ हथेली जानी चाहिए, तो इसका मतलब आप अपने फिंगर को ऐसे बेंड करोगे इस तरीके से, ठीक है। हथेली नॉर्थ की तरफ ईस्ट की तरफ भेजोगे, फिर ये फिंगर जो होंगी वो फिंगर नॉर्थ की तरफ, हथेली ईस्ट की तरफ, तो आपका अंगूठा आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका मतलब ये जो होगा वर्टिकली डाउन, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया, ठीक। अच्छा अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, और ये ईस्ट दे दिया, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ? तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब कि v क्रॉस b का जो भी डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो पलट लेंगे डायरेक्शन को, ठीक है। तो चलो वर्टिकली अप और ईस्ट है, तो वर्टिकली अप मेरे लिए किधर होगा? ये प्लेन है मेरा हॉरिजॉन्टल, जमीन ये है हमारे लिए, ठीक है, तो वर्टिकली अप किधर होगा? इधर की तरफ। तो पहला वेक्टर जो है वर्टिकली अप है, मतलब वेलोसिटी ऐसे है मेरे लिए प्लेन के बाहर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ईस्ट की तरफ, मतलब इधर की तरफ, मतलब फोर्स किधर आया? नॉर्थ के डायरेक्शन में मेरे लिए, ठीक है। तो यहां पे नॉर्थ का हो गया। अच्छा आप सॉल्व करोगे कॉपी पे, तो आपके लिए क्या होगा? वर्टिकली अप जो है वो वेलोसिटी है, तो आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ रखोगे ऐसे। अभी बोर्ड के डायरेक्शन को मत कंसीडर करना, अभी मैं तुम्हारी कॉपी में जो बन रहा होगा उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं,
ठीक है। तो वर्टिकली अप डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब हथेली को किधर रोटेट करेंगे, ये डायरेक्शन बिना चेंज किए हथेली को रोटेट करके ईस्ट की तरफ लेके जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद अंगूठा इधर गया, ठीक है, अंगूठा इधर गया और तुम्हारी कॉपी पे ये वाला डायरेक्शन किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ को, ठीक है, तो वही नॉर्थ आया है। क्लियर। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए तो पॉजिटिव चार्ज है और ईस्ट और साउथ दे दिया, ईस्ट और साउथ। यहां पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी है ईस्ट में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड साउथ में हो गया तो मेरा फोर्स गया मैग्नेटिक फोर्स का ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये आ जाएगा वर्टिकली डाउन, ठीक है। एक नेगेटिव का भी कराता हूं, देखो नेगेटिव चार्ज है, वेस्ट है और वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी है वेस्ट में, तो वेस्ट में वेलोसिटी है तो फिंगर को वेस्ट डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। मेरे लिए वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ इधर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर, हथेली जाएगा वर्टिकली अप, मतलब ऐसे रोटेट किया बिना इसको चेंज किए, बिना पहले डायरेक्शन को चेंज किए, वेस्ट की तरफ फिंगर और फिर हथेली गया वर्टिकली अपवर्ड, फोर्स किधर आया, नॉर्थ में, ठीक है। सॉरी, V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर आया, नॉर्थ में, तो V क्रॉस B नॉर्थ में है और आगे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो नॉर्थ का उल्टा वेक्टर साउथ, ठीक है। तो जैसे 3i कैप आप बोलते हो तो 3i कैप किधर होता है, पॉजिटिव एक्स में, -3i कैप किधर होता है, नेगेटिव एक्स में, तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होने से वेक्टर 180 डिग्री से चेंज कर जाते हैं। तो V क्रॉस B अपने को मिला इस केस में वेस्ट और वर्टिकली अप था, तो वेस्ट वर्टिकली अप नॉर्थ, V क्रॉस B मिला नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के कारण ये किधर आएगा, साउथ। क्लियर है बात, ठीक है। तो इतना आप इसको कर लीजिए, उसके बाद 2-3 और प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं, लिखिए इसको खुद से, इसको मैं बताऊंगा नहीं, बस खाली आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये रहा चार्ज, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये आपको फोर्स लिखना है, डायरेक्शन इस तरीके से है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो अब यहां पे अब देखिए अगला जो है नेगेटिव चार्ज वर्टिकली अप, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, इसका बताओ क्या आंसर है, ठीक है। तो वर्टिकली अप पहला वेक्टर, ईस्ट की तरफ दूसरा वेक्टर, आता नॉर्थ लेकिन पलट देंगे तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और, अब इसका नॉर्थ है और वर्टिकली अप है, मतलब वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ, तो वेलोसिटी हुई नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ वर्टिकली अप, आ रहा है V क्रॉस B ईस्ट में, लेकिन पलट के उसको लिखेंगे वेस्ट में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज रहता तो ईस्ट ही आंसर होता, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पॉजिटिव चार्ज ईस्ट और नॉर्थ, इसका बताइए, पॉजिटिव चार्ज है ईस्ट है और नॉर्थ, तो पहला वेक्टर ईस्ट में, दूसरा वेक्टर नॉर्थ में, यह आएगा वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर है बात। फिर उसके बाद आते हैं अगला, पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये देखो नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट, ठीक। तो पहला वेक्टर जो है वो नॉर्थ है और दूसरा वेक्टर नॉर्थ ईस्ट दे दिया, तो ध्यान देना, पहला वेक्टर है बच्चों नॉर्थ, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, ठीक, और दूसरा वेक्टर नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा ईस्ट में, एक आएगा नॉर्थ में। क्लियर है बात। तो बताओ नॉर्थ वाला तो वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का 0 आएगा, इसका मतलब इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो नॉर्थ डायरेक्शन में है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अपने को मतलब किससे है, ईस्ट वाले कंपोनेंट से।
तो बेसिकली ये इस तरीके से ट्रीट होगा कि पहला वेक्टर नॉर्थ में है और दूसरा वेक्टर ईस्ट में है, तो इसका मतलब फोर्स किधर आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, अच्छा तो इसी में थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, ये इतना हो गया। चलिए देखिए, अब इसके बाद फिर एक दो और कर लो। अगर मान लो कि चार्ज है पॉजिटिव, ये है वर्टिकली अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें फोर्स कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल भी होते हैं तो भी फोर्स की वैल्यू जो रहती वो 0 रहती। क्लियर है बात? ठीक, अच्छा अब इसके बाद फिर चार्ज है मान लो पॉजिटिव, ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउन, और साथ में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम कर देते हैं ईस्ट साउथ, ठीक है, या साउथ ईस्ट लिख देते हैं, साउथ ईस्ट। अब देखिए, अब पहला वेक्टर किधर की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड में फिंगर किया, ठीक। दूसरा वेक्टर किधर की तरफ, साउथ ईस्ट, तो हथेली किधर की तरफ होनी चाहिए, साउथ ईस्ट की तरफ। तो देखो मैं हथेली की तरफ ये पॉइंटर रख रहा हूं, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहां पे, तो पहला वेक्टर मेरा गया वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा वेक्टर साउथ ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीचों बीच, तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, वेस्ट और साउथ के बीचों बीच, ठीक है। इसका मतलब ये जो आंसर होगा वेस्ट और साउथ, ठीक है, या साउथ वेस्ट लिख सकते हो इसको, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, राइट हैंड रूल का यूज करके हम आंसर पता करते हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, इसको कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन बेसिक पे है एकदम, और उसको आप आराम से कर सकते हो। लिखिए, इन अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इन अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, a proton is projected due north, a proton is projected due north, find the direction of force experienced, find the direction of force experienced। अच्छा, इसमें देखो ग्रेविटी की कोई बात नहीं की है, ठीक है। तो जब भी आपको बोला जाएगा, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना होगा कि ग्रेविटी को कंसीडर करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई ग्रेविटी की बात नहीं की गई है, तो ग्रेविटी को नहीं कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे इन अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ है, और हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ड्यू नॉर्थ में। तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोटॉन गया ड्यू नॉर्थ में, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो मतलब किधर की तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ, ठीक। अगर ये स्कूल एग्जाम में आ गया आपको करने के लिए, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर ऐसे नहीं सॉल्व करोगे, थोड़ा सा एक दो स्टेप लिख लोगे, ठीक है। अगर ये चीज, ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम के लिए ही करा रहा हूं आपके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो आप पहले ये बोलोगे कि कंसीडरिंग ईस्ट एज पॉजिटिव एक्स, नॉर्थ एज पॉजिटिव वाई, एंड वर्टिकली अपवर्ड एज जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बता दिया। तो भाई ये ईस्ट हो गया x, नॉर्थ हो गया y, और z एक्सिस हो गया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक। ऐसे आपने लिख दिया पहले। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब कितना लिखेंगे, मान लेते हैं बी नॉट के कैप माइनस बी नॉट के कैप, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है। फिर उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर पे आते हैं, तो वेलोसिटी है नॉर्थ के डायरेक्शन में बोला गया है, ठीक है। तो नॉर्थ है तो इसको हम वी नॉट जे कैप मान लेते हैं, और प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो होगा प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई वी क्रॉस बी, ये चीज, तो v क्रॉस बी। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो v क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, पहला वेक्टर है y एक्सिस में, दूसरा वेक्टर है नेगेटिव z एक्सिस में, मतलब कि नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो माइनस ई वी नॉट बी नॉट आई कैप। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो फिर
इसका डिटर्मिनेंट बना लीजिए, डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर दो, यही वाला आंसर आएगा। डिटर्मिनेंट बनाओगे तो आई कैप, जे कैप, के कैप, और वेलोसिटी के लिए लिखोगे 0 v नॉट और 0, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखोगे 0 0 माइनस बी नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक, एक और क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के तौर पे, लिखिए एन अ प्रोटॉन ब्रैकेट में लिखेगा मास ब्रैकेट में इस तरीके से m कॉमा प्लस ई, मतलब मास है m, चार्ज है प्लस ई। अ प्रोटॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन टुवर्ड्स ईस्ट, मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन टुवर्ड्स ईस्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, मतलब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है विथ, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्वेश्चन में यहां पे बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब कि आप सोचो अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता तो वेलोसिटी चेंज होती। ठीक, और साथ में आप लिखिए आगे कंसीडर, ब्रैकेट में लिखिए कंसीडर ग्रेविटी इन दिस प्रॉब्लम, कंसीडर ग्रेविटी इन दिस प्रॉब्लम एंड मैग्नेटिक फील्ड टू बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड टू बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मतलब ये गिवन है कि कोई ऐसा एरिया है जिसके अंदर रीजन है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और वो चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि वो जो चार्ज है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है, सीधे मूव कर रहा है। इसका मतलब जरूर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। और इस प्रोटॉन का जो mg है वो कौन बैलेंस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तभी जाके ये चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है बात? तो इसको करिएगा, इसका आंसर निकालिएगा, देखिए कितना आता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। ठीक, चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।